तो आज हम एक ऐसी किताब की दुनिया में उतर रहे हैं जिसे लिखे हुए 2 सदियां गुजर चुकी, लेकिन उसकी कहानी आज भी हमारे दिलों के इतने ही करीब है। जी, जेन ऑस्टिन की प्राइड एंड प्रेजुडिस। बिल्कुल, हम सब ने मोहब्बत की कहानियां तो सुनी है, लेकिन 200 साल पुरानी ये कहानी ये आज भी इतनी अलग क्यों है? क्या ये सिर्फ एक रोमानवी दास्तान है या इसमें कोई बहुत गहरा सबक छुपा हुआ है? हमारे पास ना एक तज्जिया है, बुक 1 PDF से लिया गया, और वो ये दावा करता है कि इस नॉवल की असल ताकत उसकी मोहब्बत की कहानी में नहीं बल्कि इंसानी नफ्सियात की गहराई में है। जी, और आइए उसकी मदद से इस राज को जानने की कोशिश करते हैं। तो ये सफर कहाँ से शुरू होता है? और ये सफर शुरू होता है एक बहुत ही अमली, बल्कि यूं कहें कि एक परेशान कुन सूरत हाल से। अच्छा? बेनेट खानदान, जिसमें 5 जवान बेटियां हैं और विरासत में मिलने वाली जायदाद का कोई कानूनी वारिस यानी बेटा नहीं है। और इस दौर के कानून के मुताबिक मिस्टर बेनेट के बाद सब कुछ एक दूर के रिश्तेदार को मिल जाएगा। तो मतलब ये लड़कियां बेसहारा हो जाएंगी? बिल्कुल बेसहारा। यानी शुरू से ही ये वाज़ेह कर दिया गया है कि इन लड़कियों के लिए शादी कोई रोमानवी ख्वाब नहीं है। ख्वाब तो बिल्कुल नहीं, ये एक माशी जरूरत है, एक ऐसी जरूरत जिस पर उनका मुस्तकबिल मुनहसिर है। उन्हें एक ऐसा साथी ढूंढना है जो उन्हें माली तौर पर तहफ़्फ़ुज़ दे सके। ये तो किसी हाई स्टेक्स गेम की तरह लगता है। बिल्कुल, और ये तज्जिया इसे बिल्कुल इसी तरह पेश करता है। देखें, 19वीं सदी के इंग्लैंड के वो ड्राइंग रूम्स, वो आज के प्रोफेशनल नेटवर्किंग इवेंट्स या कह लें ऑनलाइन डेटिंग प्रोफाइल्स की तरह काम करते थे। वाह, ये तो बहुत दिलचस्प मुवाजना है ना? आपके पास अपनी वैल्यू पेश करने का एक महदूद वक्त होता है। आपके ताल्लुकात, आपकी दौलत, आपकी जहानत, और लोग फौरी तौर पर ऐसे फैसले करते हैं जो आपका मुस्तकबिल तय कर सकते हैं। तो मतलब जेन ऑस्टिन ने दरअसल किसी को बाईं तरफ स्वाइप किए जाने के एनालॉग वर्जन के बारे में लिखा था। हाँ, एक तरह से बिल्कुल यही। ये एक शादी का बाजार था और बेनेट बहनों के पास बेचने के लिए अपनी शख्सियत और खूबसूरती के अलावा कुछ खास था नहीं। और इसी बाजार में हमारी मुलाकात होती है एलिजाबेथ बेनेट से। जी, लीजी, जो इस खेल के उसूलों से खेलने को तैयार नहीं है। ये तज्जिया उन्हें एक ज़हीन, हाजिर जवाब और बागियाना सोच की मालिक के तौर पे पेश करता है। सही। वो सिर्फ माशी इस्तेहकाम की जमानत पर अपनी जिंदगी का सौदा नहीं करना चाहती। और यही बात उन्हें कहानी का मरकज बनाती है। वो एक ऐसे निजाम में फर्द की अहमियत पर जोर दे रही हैं जहां खानदान और समाजी हैसियत ही सब कुछ थी। वो एक ऐसा रिश्ता चाहती हैं जो मोहब्बत और इज्जत पर मबनी हो। जी, जो उस वक्त के लिए एक बहुत ही इनकलाबी ख्याल था। लेकिन क्या यही उनकी कमजोरी भी बनती है? बिल्कुल, वो इतनी जल्दी दूसरों के बारे में अपनी राय कायम कर लेती हैं कि बाज़-औक़ात हकीकत को देख ही नहीं पाती। और फिर उनका टकराव होता है मिस्टर डार्सी से। मिस्टर डार्सी, जो इस समाजी खेल के मास्टर लगते हैं। अमीर, वजीहा, लेकिन इंतहाई मगरूर और नाकाबिल रिसाई। तो क्या ये कहना ठीक होगा कि ये दो एक जैसी मजबूत शख्सियतों का तसादुम था? एक तरह से हाँ, लेकिन ये तज्जिया इससे भी गहरी बात की तरफ इशारा करता है। ये सिर्फ 2 मजबूत शख्सियतों का टकराव नहीं। अच्छा? बल्कि ये 2 मुख्तलिफ किस्म के गुरूर का तसादुम है। 2 मुख्तलिफ किस्म के गुरूर? वो कैसे? देखें, डार्सी का गुरूर उसकी समाजी हैसियत और उसकी दौलत से आता है। वो अपने हल्के से बाहर के लोगों को कमतर समझता है। ठीक है। दूसरी तरफ एलिजाबेथ का गुरूर उसकी अपनी जहानत पर है, लोगों को परखने की सलाहियत पर। उसे यकीन है कि वो किसी को भी एक नजर में समझ सकती है। अच्छा? तो ये सिर्फ अमीर बमुकाबला गरीब की कहानी नहीं, बल्कि 2 मुख्तलिफ किस्म के तकब्बुर का टकराव है। ये तो मैंने पहले कभी ऐसे नहीं सोचा था। जी, तो इसका मतलब ये हुआ कि नॉवेल का उन्वान प्राइड एंड प्रेजुडिस ये सिर्फ डार्सी के गुरूर और एलिजाबेथ के तासुब के बारे में नहीं? नहीं, ये उससे कई ज्यादा है। ये दोनों खुसूसियात दोनों किरदारों में मौजूद है। बिल्कुल, यही इस तज्जिये का मरकजी नुक्ता है। डार्सी एलिजाबेथ के खानदान के बारे में मुतासिब है और एलिजाबेथ अपनी राय पर मगरूर है। दोनों अपनी पहली सोच को हतमी सच्चाई मान लेते हैं। तो डार्सी का गुरूर उसे एलिजाबेथ की शख्सियत को देखने से रोकता है। जी, और एलिजाबेथ का तासुब उसे डार्सी के किरदार की गहराई देखने से रोकता है। और कहानी का असल जादू इसी बात में है कि ये दोनों किरदार कैसे इन दीवारों को तोड़ते हैं जो उन्होंने खुद अपने इर्द गिर्द खड़ी की हैं। बिल्कुल। तो यहाँ से बात वाकई दिलचस्प होना शुरू होती है, क्योंकि अगर कहानी सिर्फ पहली गलत फहमी पर खत्म हो जाती तो शायद हम इसे आज याद ना रखते। यकीनन नहीं। वो कौन से लम्हात हैं जहाँ उनके जहन बदलना शुरू होते हैं? तज्जिये में एक बहुत अहम मोड़ डार्सी की शादी की पहली पेशकश को करार दिया गया है। ओ, वो पेशकश। जी, जो एक मुकम्मल तबाही थी,
वो एलिजाबेथ से अपनी मोहब्बत का इजहार तो करता है, लेकिन साथ ही ये भी कहता है कि उसे एलिजाबेथ के खानदान की निचली समाजी हैसियत की वजह से ये रिश्ता करते हुए शर्मिंदगी हो रही है। जी, ये तो मोहब्बत का इजहार करने का बदतरीन तरीका है, एक ही सांस में तारीफ भी और तौहीन भी। और जाहिर है एलिजाबेथ उसे पूरी तरह मुस्तरद कर देती है। बिल्कुल करना चाहिए था। लेकिन उसके बाद जो होता है वो कहानी का रुख बदल देता है। डार्सी एलिजाबेथ को एक खत लिखता है, वो मशहूर खत। जी, जिसमें वो अपने ऊपर लगाए गए हर इल्जाम की वजाहत करता है, और ये खत एलिजाबेथ के लिए एक आईने का काम करता है। पहली बार उसे ऐसे हकायक का सामना करना पड़ता है जो उसकी कायम करदा राय से बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। उसे एहसास होता है कि उसने सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर यकीन कर लिया था। जी, और एक शख्स के बारे में फैसला दे दिया था। तो ये वो लम्हा है जहां उसका तासुब टूटना शुरू होता है, लेकिन ये सिर्फ बताया नहीं गया, हम उसे महसूस करते हैं। बिल्कुल, और इसकी वजह जेन ऑस्टिन का लिखने का अंदाज है। तज्जिया इस बात पर रोशनी डालता है कि वो जिसे फ्री इनडायरेक्ट डिस्कोर्स कहते हैं, इस्तेमाल करती हैं। अच्छा, इसका क्या मतलब है? मतलब वो हमें किरदारों के ख्यालात उनके अपने अल्फाज के बगैर दिखाती हैं। हम एलिजाबेथ के जहन में चलने वाली कशमकश को बराह रास्त महसूस करते हैं जब वो खत पढ़ने के बाद हर वाक़े को नए सिरे से सोचती है। तो कारी भी उसके साथ ही ये सब समझ रहा होता है। जी, इस टेक्निक की वजह से हमें सिर्फ एलिजाबेथ के तासुब के बारे में बताया नहीं जाता, बल्कि हम उसके टूटने के अमल को खुद महसूस करते हैं, जो कारी को कहानी का हिस्सा बना देता है। ठीक है, तो एलिजाबेथ का तासुब तो हकाइक की बुनियाद पर टूटना शुरू हो गया, लेकिन मिस्टर डार्सी के गुरूर का क्या? वो तो अपनी समाजी बर्तरी पर बहुत कायम नजर आते हैं। उनकी तब्दीली ज्यादा खामोश है और आमाल पर मबनी है। आमाल पर मबनी? जी, तज्जिया खास तौर पर उस वाक़े पर जोर देता है जब एलिजाबेथ की छोटी बहन लीडिया एक फौजी अफसर के साथ भाग जाती है। ओ हाँ, ये तो बेनेट खानदान के लिए एक बहुत बड़ी सामाजी रुसवाई थी। बहुत बड़ी। ये बाकी बेटियों के मुस्तकबिल को भी तबाह कर सकती थी। और इस मौके पर डार्सी कुछ ऐसा करता है जिसकी किसी को तवक्को नहीं होती। जी, वो पसे परता रहकर बगैर किसी को बताए उस फौजी अफसर को ढूंढता है, उसके कर्जे उतारता है और उसे लीडिया से शादी करने पर मजबूर करता है। बिल्कुल, ताकि बेनेट खानदान की इज्जत बच सके। ये सब वो खामोशी से करता है, बगैर किसी दिखावे के या उसका क्रेडिट लिए। और उसका ये अमल उसके अल्फाज से ज्यादा ताकतवर है। बहुत ज्यादा। ये साबित करता है कि उसका किरदार उसके समाजी गुरूर से कहीं बड़ा है। वो अपनी जिम्मेदारियों को समझता है और सही काम करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, चाहे इससे उसे कोई समाजी फायदा ना भी हो। ये तो किरदार की नशोनुमा की एक बेहतरीन मिसाल है। वो एलिजाबेथ की तनकीद को जाती हमले के तौर पर नहीं लेता, बल्कि खुद एहतसादी के लिए इस्तेमाल करता है। जी, तो तज्जिया ये कह रहा है कि हकीकी मोहब्बत किसी कामिल शख्स को तलाश करने में नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि दो नामुकम्मल लोगों का अपनी कमजोरियों को पहचान कर एक दूसरे के लिए बेहतर बनने की कोशिश में है। यही इस नावल की रूह है। डार्सी और एलिजाबेथ दोनों ही अपनी अपनी जगह गलत थे। डार्सी अपने समाजी गुरूर में और एलिजाबेथ अपने फौरी फैसलों में। उनका सफर एक दूसरे को बदलने का नहीं, बल्कि एक दूसरे की वजह से खुद को बदलने का है। और आखिर में जब वो इकट्ठे होते हैं तो उनका रिश्ता सिर्फ जज्बात पर नहीं होता। नहीं, वो बाहमी इज्जत, बराबरी और गहरी अफाम तफहीम पर मबनी होता है। वो एक दूसरे की खामियों को न सिर्फ कबूल करते हैं, बल्कि उनसे सीखते भी हैं। ये तो हुई किरदारों की जाती तब्दीली की बात, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये सिर्फ उन दो लोगों की कहानी है, या इसका इतलाक आज हमारे मुआशरे पर भी होता है? तज्जिया इस नावल की जदीद दौर में अहमियत के बारे में क्या कहता है? देखें, तज्जिया एक बहुत मजबूत दलील पेश करता है कि ये नावल आज शायद पहले से भी ज्यादा मुताल्लिक़ है। पहले से भी ज्यादा? जी, हम ये सोचना पसंद करते हैं कि हम तबकाती फर्क और पहली नजर में राय कायम करने जैसी चीजों से आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? शायद नहीं। हम आज भी लोगों को उनके लिबास, उनके फोन, वो कहाँ रहते हैं या उनके सोशल मीडिया प्रोफाइल की बुनियाद पर परखते हैं। बिल्कुल। तज्जिया कहता है कि हेडफोर्डशायर के वो बॉल रूम्स आज के इंस्टाग्राम फीड्स और लिंक्डइन प्रोफाइल्स हैं। सही। हम सब अपनी जिंदगी का एक मुंतखब, एक चमका हुआ वर्जन पेश करते हैं ताकि अपनी समाजी कीमत बढ़ा सकें। ये तो बहुत गहरी बात है। और हम किसी की पोस्ट देखकर उसकी पूरी जिंदगी के बारे में एक कहानी बना लेते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे एलिजाबेथ ने डार्सी के अवामी रवैये को देखकर उसके पूरे किरदार का अंदाजा लगा लिया था। ये एक परेशान कुन लेकिन सच्ची बात है। हम भी तो वही खेल खेल रहे हैं, बस हमारा मैदान मुख्तलिफ है। जी, हम भी लोगों को उनके कनेक्शंस और ज़ाहिरी कामयाबी की बुनियाद पर अहमियत देते हैं। और यही वो नुक्ता है जहां ये नॉवेल हमें चैलेंज करता है। ये हमें सिखाता है कि किसी भी इंसान की हकीकत उसकी सतह के नीचे छुपी होती है। सही। किसी को सही मायनों में समझने के लिए वक्त, सब्र और खुले जहन की जरूरत होती है।
ایسی خوبیاں جو ہماری آج کی تیز رفتار فوری فیصلوں والی دنیا میں نایاب ہوتی جا رہی ہیں۔ یہ ناول ہمیں ٹھہر کر سوچنے کی دعوت دیتا ہے اور یاد دلاتا ہے کہ ہر انسان کی کہانی پیچیدہ ہوتی ہے۔ بالکل۔ تو ہم نے دیکھا کہ اس تجزیے کے مطابق پرائیڈ اینڈ پریجوڈس صرف ایک محبت کی کہانی سے کہیں بڑھ کر ہے۔ بہت بڑھ کر ہے۔ یہ معاشرے، ذاتی نشوونما اور محبت و عزت کی نوعیت پر ایک گہری نظر ڈالتا ہے۔ یہ اس بارے میں ہے کہ ہم دوسروں کو کیسے دیکھتے ہیں، اور اس سے بھی اہم بات یہ کہ ہم خود کو کیسے دیکھتے ہیں۔ جی، اور ابتدائی تعصب سے باہمی افہام و تفہیم تک کا سفر، جیسا کہ اس تجزیے میں بیان کیا گیا ہے، اس ناول کی اصل طاقت ہے۔ یہ ہمیں دکھاتا ہے کہ سچی سمجھ بوجھ تب پیدا ہوتی ہے جب ہم اپنے پہلے سے قائم کردہ خیالات اور انا کو چیلنج کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو یہ ایک ذاتی فتح کی کہانی ہے۔ جی، جہاں دونوں کردار اپنے اندر کے سب سے بڑے دشمنوں یعنی اپنے غرور اور اپنے تعصب پر قابو پاتے ہیں۔ آخر میں سامعین کے لیے ایک سوچ چھوڑتے ہیں۔ یہ تجزیہ کسی دوسرے شخص کو سمجھنے کے لیے ذاتی غرور اور تعصب پر قابو پانے پر توجہ مرکوز کرتا ہے۔ جی، لیکن معاشرتی تعصب کا کیا؟ ایک فرد تو اپنی سوچ بدل سکتا ہے، لیکن ایک معاشرہ مجموعی طور پر ان طبقاتی فیصلوں سے کیسے آگے بڑھ سکتا ہے جن پر یہ ناول تنقید کرتا ہے؟ اور جن کے بارے میں اس تجزیے کا دعویٰ ہے کہ وہ آج بھی ہمارے درمیان موجود ہے، چاہے ان کی شکل بدل گئی ہو۔ یہ ایک بہت غور طلب نقطہ ہے۔